हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम। अगर आपने इससे पहले की वीडियो मतलब कि 8 चैप्टर तक की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 9। पिछले अध्याय में हमने एक सरल रेखा में वस्तु की स्थिति, वेग तथा त्वरण के आधार पर वस्तु की गति का वर्णन किया। हमने देखा कि ऐसी गति में कभी एक रूपता होती है तथा कभी नहीं, लेकिन अभी हमने ये चर्चा नहीं की कि गति का कारण क्या होता है। समय के साथ वस्तु की चाल क्यों बदलती है? क्या सभी प्रकार की गतियों का कोई कारण होता है? यदि ऐसा है तो इस कारण का स्वभाव क्या है? इस अध्याय में हम ऐसी ही सभी जिज्ञासाओं को बुझाएंगे। सदियों से गति और इसके कारणों ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को उलझा रखा था। अगर फर्श पर हम एक गेंद को रखते हैं तो एक गेंद को धीमे से ठोकर लगाने पर वह हमेशा के लिए गतिशील नहीं रहती। ऐसी परिस्थितियों से यह पता चलता है कि किसी वस्तु की विराम की अवस्था ही उसकी स्वाभाविक अवस्था है। ऐसी मान्यता तब तक बनी रही जब तक कि गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने वस्तुओं की गति के बारे में एक पूर्णतः भिन्न संकल्पना प्रस्तुत की। अपने प्रतिदिन के जीवन में हम देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्यतः भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है। क्या हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है? खींचने, धकेलने या ठोकर लगाने की इसी क्रिया पर बल की अवधारणा आधारित है। अब हम बल के विषय में विचार करते हैं। यह क्या है? वास्तव में बल को ना तो किसी ने देखा है, ना चखा है और ना ही महसूस किया है। हालांकि बल का प्रभाव हम प्राय देखते हैं या महसूस करते हैं। किसी वस्तु पर बल लगाने पर क्या होता है, यह जानकर हम बल की व्याख्या कर सकते हैं। वस्तु को खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना, ये सभी क्रियाएं वस्तु को गति देने की युक्तियां हैं। हमारे द्वारा किसी तरह का बल लगाने पर ही उनमें गति होती है। पिछली कक्षाओं में अर्जित ज्ञान के आधार पर आप इस बात से परिचित हैं कि किसी वस्तु में वेग का परिमाण बदलने अर्थात वस्तु की गति को तेज या धीमी करने के लिए या उसकी गति की दिशा बदलने के लिए बल का प्रयोग होता है। आप यह जानते हैं कि किसी बल के प्रयोग द्वारा वस्तु का आकार या आकृति भी बदली जा सकती है। संतुलित और असंतुलित बल। चित्र 9.3 में लकड़ी का एक पिंड एक समतल मेज पर रखा है। चित्र में दर्शाए अनुसार दो धागे X और Y पिंड के विपरीत सिरों से जुड़े हैं। अगर हम किसी बल द्वारा धागे X को खींचते हैं तो पिंड दाहिनी ओर खिसकना शुरू करता है। उसी प्रकार अगर हम धागे Y को खींचते हैं तो पिंड बाईं ओर खिसकना शुरू करता है। लेकिन अगर पिंड को दोनों ओर से समान बल द्वारा खींचा जाता है तो ऐसी दशा में पिंड गति नहीं करता। इस तरह के बलों को संतुलित बल कहते हैं तथा यह गति की अवस्था को परिवर्तित नहीं करता। अब एक ऐसी अवस्था की कल्पना करें जिनमें भिन्न परिमाण के दो विपरीत बल पिंड को खींचते हैं। इस अवस्था में पिंड अधिक बल वाली दिशा में खिसकना शुरू करेगा। इस प्रकार दोनों बल संतुलित नहीं हैं और असंतुलित बल पिंड के खिसकने की दिशा में कार्य करता है। इससे यह पता चलता है कि किसी भी पिंड पर लगने वाला असंतुलित बल उसे गति प्रदान करता है। क्या होता है जब कुछ बच्चे एक बक्से को खुरदरे फर्श पर धकेलने की कोशिश करते हैं? यदि वे कम बल के साथ बक्से को धकेलते हैं तो बक्सा नहीं खिसकता, क्योंकि घर्षण बल धकेलने की विपरीत दिशा में काम कर रहा है। यह घर्षण बल दोनों संपर्क सतहों के बीच उत्पन्न होता है, अर्थात बक्से के नीचे की सतह तथा फर्श की खुरदरी सतह के बीच। यह घर्षण बल धकेलने में लगे बल को संतुलित करता है और यही कारण है कि बक्सा नहीं खिसकता। चित्र 9.4b में बच्चे बक्से को जोर से धकेलते हैं लेकिन बक्सा फिर भी
नहीं खींच सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि घर्षण जो बल होता है अभी भी धकेलने वाले बल को संतुलित कर रहा है। अगर बच्चे बक्से को ज़्यादा ज़ोर से धकेलते हैं तब धकेलने वाला बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है, जैसा चित्र 9.4c में दिखाया गया है। यहाँ असंतुलित बल कार्य करता है, इसलिए बक्सा खिसकने लगता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो क्या होता है? पैडल चलाना बंद करने पर साइकिल की गति धीमी होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घर्षण बल गति की दिशा के विपरीत दिशा में कार्य करता है। साइकिल को गति में रखने के लिए हमें फिर से पैडल चलाना पड़ता है। इस अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि किसी वस्तु को सतत गतिशील बनाए रखने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता है, तथापि वह बिल्कुल गलत है। कोई वस्तु समान वेग के साथ केवल तभी गतिशील रह सकती है जब उस पर लगने वाला बल संतुलित होते हैं तथा वस्तु पर कोई नेट बाह्य बल कार्य नहीं करता है। अगर किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो इसके जो वेग है में परिवर्तन या उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार किसी वस्तु को त्वरित करने के लिए एक असंतुलित बल की आवश्यकता होती है और इसकी गति या गति की दिशा में तब तक परिवर्तन होता रहेगा जब तक वह संतुलित बल उस पर कार्य करता रहेगा। तथापि यह बल हटा लेने पर वस्तु प्राप्त हुए वेग से गतिमान रहेगी। गति का प्रथम नियम। वस्तुओं की किसी अनंत तल पर गति को देखकर गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता वस्तु एक निश्चित गति से चलती है। क्योंकि देखा कि कांच की गोली अनंत तल पर लुढ़कती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे कि गोली असंतुलित गुरुत्व बल के कारण नीचे गिरती है और नीचे पहुंचते पहुंचते यह एक निश्चित वेग प्राप्त कर लेती है। चित्र 9.5b में दर्शाए अनुसार जब यह कांच की गोली ऊपर की ओर चढ़ती है तब उसका वेग घटता है। चित्र 9.5c में दोनों ओर से एक आदर्श घर्षण रहित अनंत तल पर एक गोली स्थिर है। गैलीलियो ने तर्क दिया कि जब गोली को बाईं ओर से छोड़ा जाता है तब यह ढाल पर नीचे की ओर लुढ़केगी तथा दाईं ओर के अनंत तल पर उतनी ही ऊंचाई तक जाएगी जितनी ऊंचाई से उसे छोड़ा गया था। यदि दोनों ओर के तलों के झुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूरी चढ़ेगी जितनी दूर तक की वह लुढ़कती थी। अगर दाईं ओर के अनंत तल के कोण को धीरे धीरे कम किया जाए तो गोली को मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तय करनी होगी। अगर इस तल को क्षैतिज कर दिया जाए अर्थात ढाल को शून्य कर दिया जाए तो गोली मूल ऊंचाई प्राप्त करने के लिए क्षैतिज तल पर लगातार चलती ही रहेगी। यहाँ गोली पर लगने वाला संतुलित बल शून्य है। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि गोली की गति को बदलने के लिए एक असंतुलित बाह्य बल की आवश्यकता होती है, लेकिन गोली की गति को एक रूप बनाए रखने के लिए किसी नेट बल की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तविक अवस्था में शून्य असंतुलित बाह्य बल प्राप्त करना कठिन है। ऐसी गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल के कारण होती है। इस प्रकार व्यवहार में गोली कुछ दूर चलने के बाद रुक जाती है। घर्षण के प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए चिकनी कांच की गोली तथा चिकने समतल का प्रयोग एवं समतल की सतह पर चिकनाई युक्त पदार्थ लुब्रिकेट का लेप किया जाता है। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन की गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है। प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। दूसरे शब्दों में सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी सन 1564 में इटली के पिसा शहर में हुआ था। गैलीलियो की बचपन से ही गणित तथा प्राकृतिक दर्शन में रुचि थी, परंतु पिता विनोजा गैलीली उन्हें एक चिकित्सक
बनाना चाहते थे। तदनुसार गैलीलियो ने सन 1581 में चिकित्सा उपाधि के लिए पिसा विश्वविद्यालय में नामांकन किया। इस पाठ्यक्रम को वे कभी पूरा नहीं कर पाए क्योंकि उनकी वास्तविक रुचि गणित में थी। सन 1586 में उन्होंने अपनी प्रथम वैज्ञानिक पुस्तक द लिटिल बैलेंस ला बैलेंसिटा लिखी, जिनमें उन्होंने एक तुला द्वारा पदार्थों के अपेक्षित घनत्व अथवा विशिष्ट गुरुत्व प्राप्त करने की आर्किमिडीज विधि का वर्णन किया। सन 1589 में उन्होंने अपनी निबंध श्रेणी डी मोंट में नत समतल के प्रयोग से किसी गिरती हुई वस्तु के गिरने की दर कम होने संबंधी अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत किया। सन 1592 में उन्हें वेनिस गणराज्य के पांडुआ विश्वविद्यालय में गणित के प्रोफेसर पद पर नियुक्त किया गया था। यहाँ भी उन्होंने लगातार गतिज सिद्धांतों पर प्रेक्षण किया। उन्होंने नत समतल तथा लोलक संबंधी अपनी अध्ययन द्वारा नियत त्वरण से गतिशील वस्तुएं से संबंधित परिष्कृत नियम प्रतिपादित किया। गैलीलियो एक कुशल शिल्पकार भी थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार की दूरदर्शियों की श्रेणी विकसित की, जिनकी प्रकाशिक दक्षता उस समय उपलब्ध दूरदर्शियों से काफ़ी उत्तम थी। सन 1640 के आसपास उन्होंने प्रथम लोलक घड़ी की संरचना की। उनके खगोलीय आविष्कारों की एक पुस्तक स्टारी मैसेंजर में गैलीलियो ने चंद्रमा पर पहाड़ों, छोटे छोटे सितारों से मिलकर बनी आकाशगंगा तथा बृहस्पति ग्रह के परिध 4 छोटे पिंडों को घूमते हुए देखने का दावा किया। उन्होंने अपनी पुस्तकों डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज तथा लेटर्स ऑन दी सन स्पॉट में सूर्य पर उपस्थित धब्बों के संदर्भ में अपने प्रेक्षणों का रहस्योद्घाटन किया। अपने स्वयं के द्वारा निर्मित दूरदर्शियों के प्रयोग द्वारा शनि तथा शुक्र ग्रह के निरीक्षण से गैलीलियो ने यह तर्क दिया कि सभी ग्रह सूर्य के परिध ही कक्षीय गति करते हैं, न कि पृथ्वी के परिध। यह विचार उस समय प्रचलित विचारधारा के विपरीत था। न्यूटन ने बल एवं गति के बारे में गैलीलियो के विचारों को आगे विकसित किया। उन्होंने 3 मौलिक नियमों को प्रस्तुत किया जो किसी वस्तु की गति को वर्णित करते हैं। इन नियमों को न्यूटन के गति के नियमों के नाम से जाना जाता है। गति का प्रथम नियम इस प्रकार है: प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। दूसरे शब्दों में, सभी वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। गुणात्मक रूप में किसी वस्तु के विराम अवस्था में रहने या समान वेग से गतिशील रहने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुभवों की व्याख्या जड़त्व के नियम द्वारा की जा सकती है। सीटीए सापेक्ष हम तब तक विराम अवस्था में रहते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक ना लगाई जाए। ब्रेक लगाए जाने पर गाड़ी के साथ सीट भी विराम अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारा शरीर जड़त्व के कारण गतिज अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रखता है। अचानक ब्रेक लगने पर सीट के आगे लगे पैनल से टकराकर हम घायल भी हो सकते हैं। इस तरह की दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा बेल्ट का उपयोग किया जाता है। ये सुरक्षा बेल्ट हमारे आगे बढ़ने की गति को धीमा करती है। इसके विपरीत अनुभव हमें तब होता है जब हम मोटर बस में खड़े होते हैं एवं मोटर बस अचानक चल पड़ती है। इस स्थिति में हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोटर बस के अचानक गति में आ जाने से हमारा पैर, जो मोटर बस के फर्श के संपर्क में रहता है, गति में आ जाता है, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण इस गति का विरोध करता है। जब कोई मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। इसे भी जड़त्व के नियम से समझा जा सकता है। हमारा शरीर अपनी एक सरल रेखीय गति को बनाए रखना चाहता है। एक मोटर कार की दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक असंतुलित बल लगाया जाता है।
जब हम अपने शरीर के जड़त्व के कारण सीट पर एक और झुक जाते हैं। एक वस्तु तब तक अपनी विराम अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल नहीं लगा है। इसे निम्न गतिविधि द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। क्रियाकलाप 9.1 चित्र 9.6 में दर्शाए अनुसार एक ही तरह की कैरम की गोटियों को एक के ऊपर एक रखकर ढेरी बनाएं। एक अन्य गोटी या स्ट्राइकर को अपनी अंगुलियों से तीव्रता से क्षैतिज झटका देकर ढेरी की सबसे नीचे वाले गोटी पर टकराएं। यदि आप गोटी को पर्याप्त तीव्रता से टकराते हैं तो आप देखेंगे केवल नीचे वाली गोटी ही शीघ्रता से ढेरी से बाहर आती है। नीचे वाली गोटी के बाहर आ जाने के बाद शेष गोटियां अपनी जड़त्व के कारण लंबवत दिशा में नीचे की ओर गिर जाती है। किसी तीव्र गति की कैरम की गोटी या स्ट्राइकर से टकराकर ढेरी के सबसे नीचे वाली गोटी ही ढेरी से बाहर आती है। क्रियाकलाप 9.2 कांच के एक खाली गिलास के ऊपर एक कड़े ताश का पत्ता रखें। अब चित्र 9.7 में दर्शाए अनुसार पत्ते के ऊपर 5 रुपये का एक सिक्का रखें। पत्ते को अंगुलियों से तीव्र क्षैतिज झटका दें। आप पाएंगे कि पत्ता आगे खिसक जाता है तथा सिक्का अपने जड़त्व के कारण नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्ते के हटने के बाद भी सिक्का अपनी विराम अवस्था को बनाए रखना चाहता है। अंगुली से ताश के पत्ते को झटका देने पर पत्ते के ऊपर रखा सिक्का नीचे की ओर गिलास में गिर जाता है। क्रियाकलाप 9.3 पानी से भरा गिलास किसी ट्रे पर रखिए। ट्रे को हाथ से पकड़कर जितनी तेजी से हो सके घूम जाइए। हम देखते हैं कि गिलास लुढ़क जाता है और पानी छलक जाता है। क्यों? क्या आप अब समझे कि प्लेट में कप को रखने के लिए खांचा क्यों बना होता है? अचानक झटका लगने की दशा में प्लेट का खांचा कप को गिरने से रोकता है। जड़त्व तथा द्रव्यमान। अभी तक दिए सभी उदाहरणों और गतिविधियों से ज्ञात होता है कि प्रत्येक वस्तु अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, चाहे वो विराम अवस्था में हो या गतिशील। वह अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु को यह गुण उसका जड़त्व कहलाता है। क्या सभी वस्तुओं का जड़त्व समान होता है? हम जानते हैं कि पुस्तकों से भरे बक्से को धक्का देने की अपेक्षा खाली बक्से को धक्का देना आसान होता है। इसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चली जाती है, जबकि अगर हम उतने ही बल से उतने ही बड़े पत्थर पर किक लगाए तो हो सकता है कि वह खिसके भी नहीं। हो सकता है कि ऐसा करते समय हमें ही चोट लग जाए। क्रियाकलाप 9.2 में हम 5 रुपये के सिक्के के स्थान पर यदि कम द्रव्यमान के सिक्के का प्रयोग करते हैं तो हम पाते हैं कि उसी क्रिया को करने में हमें कम बल की आवश्यकता होती है। यह ठेला गाड़ी को चलाने के लिए जितने बल की आवश्यकता होती है उतना बल यदि किसी रेलगाड़ी पर लगाया जाए तो उसकी गति में ना के बराबर परिवर्तन होगा, क्योंकि ठेला गाड़ी की तुलना में रेलगाड़ी अपनी गति में कम परिवर्तन चाहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी का जड़त्व ठेलगाड़ी से अधिक है। इससे स्पष्ट है कि भारी वस्तुओं का जड़त्व अधिक होता है। मात्रात्मक रूप से किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जाता है। अतः हम जड़त्व और द्रव्यमान को निम्न रूप में परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। इस प्रकार किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। गति का द्वितीय नियम। गति का प्रथम नियम यह बताता है कि जब कोई असंतुलित बाह्य बल किसी वस्तु पर कार्य करता है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, अर्थात वस्तु त्वरण प्राप्त करती है। अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु का त्वरण उस पर लगाए गए बल पर कैसे निर्भर होता है तथा उस बल को हम कैसे मापते हैं। आइए कुछ दैनिक अनुभव का अध्ययन करें। टेबल टेनिस खेलने के दौरान यदि गेंद किसी खिलाड़ी के शरीर से टकराती है। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम टेबल टेनिस खेलते हैं और गेंद है जो आपकी वो खिलाड़ी के शरीर से टकराती है तो यह घायल नहीं होता। गति से आती हुई क्रिकेट की गेंद किसी दर्शक को लगने के बाद उसे घायल कर सकती है।
सड़क के किनारे खड़े किसी ट्रक में कोई दुर्घटना नहीं होती, परंतु 5 मीटर पर सेकंड जैसी कम गति से चलती हुई ट्रक से टक्कर रास्ते में खड़े किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। एक छोटे द्रव्यमान की वस्तु जैसे गोली को अगर बंदूक से तीव्र वेग से छोड़ा जाए तो वह किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बन सकती है। इससे पता चलता है कि वस्तु के द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर करता है। उसी प्रकार यदि किसी वस्तु को त्वरित किया जाता है तो अधिक वेग प्राप्त करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग से संबंधित एक महत्वपूर्ण राशि होती है। संवेग नामक एक इस राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया था। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल से परिभाषित किया जाता है। p = mv। संवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। इसकी दिशा वही होती है जो वेग v की होती है। संवेग का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। चूँकि किसी असंतुलित बल के प्रयोग से उस वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, इसीलिए यह कहा जा सकता है कि बल ही संवेग को भी परिवर्तित करता है। एक ऐसी अवस्था के बारे में विचार करें जिसमें खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है, जो कि उसके इंजन को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त है। यदि एक या दो व्यक्ति इसे अचानक धक्का देते हैं तो भी यह स्टार्ट नहीं होती, लेकिन कुछ समय तक लगातार धक्का देने से कार उस गति पर आ जाती है। इससे स्पष्ट है कि कार के संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिमाण से नहीं होता, बल्कि उस समय से है जितने समय तक उस पर बल लगाया जाता है। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु के संवेग में परिवर्तन लाने में लगने वाला बल उसकी उस समय दर पर निर्भर करता है जिसमें कि संवेग में परिवर्तन होता है। गति का द्वितीय नियम यह बताता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। गति के द्वितीय नियम की गणितीय गणना। माना कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है, t समय तक एक निश्चित बल F लगाने पर उस वस्तु का वेग v हो जाता है। तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्रमशः p1 = mu और p2 = mv होंगे। संवेग में परिवर्तन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 - p1। उसके बाद p बराबर होता है mv के, तो mv - mu m गुणा ब्रैकेट v - u ब्रैकेट बंद। संवेग में परिवर्तन की दर हो गई m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m गुणा v - u/t। यहाँ लगाया गया बल F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m गुणा v - u/t। F = km गुणा v - u/t। F = kma। वहाँ a = v - u/t वेग में परिवर्तन की दर अर्थात त्वरण है। k एक आनुपातिक स्थिरांक है। द्रव्यमान और त्वरण के SI मात्रक क्रमशः किलोग्राम और मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। हम बल का मात्रक इस प्रकार लेते हैं कि स्थिरांक k का मान 1 हो जाता है। इस इकाई बल को उस मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, अर्थात एक इकाई बल बराबर होता है k गुणा 1g गुणा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार k का मान 1 हो जाता है। समीकरण 9.3 से F = ma 9.4 समीकरण बन जाता है और बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसे आइजैक न्यूटन के नाम पर भी कहते हैं, जिसे n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। गति के द्वितीय नियम से हमें किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने की विधि मिलती है। बल को उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण तथा वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल से प्राप्त किया जाता है। गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में प्राय देखते हैं। क्या आपने क्रिकेट मैच के दौरान मैदान में क्षेत्र रक्षक को तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचते देखा है? इस प्रकार से क्षेत्र रक्षक
गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है। इस प्रकार गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है। इस कारण तेज गति में आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है। अगर गेंद को अचानक रोका जाता है तो तीव्र गति से आ रही गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है, अर्थात गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक होगी। इसलिए कैच लगने में अधिक बल लगाना होगा, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए। ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशल या भालू पर कूदना होता है। ऐसा खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में संवेग में परिवर्तन की दर कम होती है। सोचो कि कैसे कराटे का एक खिलाड़ी एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है। गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र 9.4 के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप से प्राप्त किया जा सकता है। समीकरण 9.4 F इज इक्वल टू एम ए। F इज इक्वल टू एम ब्रैकेट वी माइनस यू ब्रैकेट बटा टी। एफ टी इज इक्वल टू एम वी माइनस एम यू। टी राइट हैंड साइड आ गया तो एफ टी बन गया, अर्थात जब एफ ज़ीरो तो किसी भी समय टी पर v इज इक्वल टू यू। इसका अर्थ यह है कि वस्तु समान वेग u से चलती रहेगी। यदि u शून्य है तो v भी शून्य होगा, अर्थात वस्तु विराम अवस्था में ही रहेगी। यहाँ पर क्वेश्चंस दिया है जहाँ अंतिम वेग बताना है। यहाँ पर दिया गया है u 3 मीटर पर सेकंड और v 7 मीटर पर सेकंड, t 2 सेकंड और m 5 किलोग्राम। 9.5 समीकरण F इज इक्वल टू एम ब्रैकेट वी माइनस यू ब्रैकेट बटा टी। मान रखने पर F इज इक्वल टू 5 kg 7 मीटर पर सेकंड माइनस 3 मीटर पर सेकंड बटा 2 10 न्यूटन। अब अगर 5 सेकंड t इज इक्वल टू 5 सेकंड तक बल लगाया जाता है, समीकरण को पुनः लिखकर अंतिम वेग प्राप्त किया जा सकता है। v इज इक्वल टू यू प्लस एफ टी बटा एम। यू एफ एम और टी का मान रखने पर अंतिम वेग v इज इक्वल टू 13 मीटर पर सेकंड होता है। किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी? 2 kg द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने पर 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को 2 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने में। समीकरण यहाँ पे हल किया गया है F इक्वल टू एम में। ये फॉर्मूला लगाया गया है जिसमें पहले मास जो एक और एक्सेलरेशन जो उसको मल्टीप्लाई करके 10 न्यूटन आया है, और दूसरे जो फोर्स F2 है यहाँ पर 4 गुना 2 8 न्यूटन, क्योंकि F1 बड़ा है F2 से, अतः 2 kg द्रव्यमान की वस्तु को 5 मीटर पर सेकंड की दर से त्वरित करने में अधिक बल की आवश्यकता होगी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर एक कार 108 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चल रही है और ब्रेक लगाने के बाद यह रुकने में 4 सेकंड का समय लेती है। कार पर ब्रेक लगाए जाने के बाद लगने वाले बल की गणना करें। कार का यात्रियों सहित कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। कार का प्रारंभिक वेग u 108 किलोमीटर प्रति आवर है, तो 108 गुना 1000 मीटर बटा 60 गुना 60 सेकंड आएगा। यहाँ पर इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो 30 मीटर पर सेकंड आ गया। कार का अंतिम वेग 0 मीटर पर सेकंड है और कार का कुल द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है। कार को रोकने में लगा समय है 4 सेकंड। समीकरण 9.5 से ब्रेक लगाने वाले बल F का परिमाण एम यू वी माइनस यू बाई टी है। मान रखने पर F माइनस 7500 न्यूटन ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि ब्रेक के द्वारा लगाया गया बल गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में आरोपित है। क्वेश्चन है 5.9.4 5 न्यूटन का एक बल किसी द्रव्यमान m1 को 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण देता है तथा द्रव्यमान
m2 को 20 मीटर पर सेकंड का त्वरण देता है। अगर दोनों द्रव्यमान को एक साथ मिला दिया जाए तो इस बल के द्वारा क्या त्वरण उत्पन्न होगा। यहाँ पर समीकरण 9.4 से m1 F/A1 तथा m2 F/A2 आएगा। यहाँ A1 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और A2 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, F इक्वल टू 5 न्यूटन है, तो m1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन बटा 10 मीटर पर सेकंड 0.50 kg है तथा m2 5 न्यूटन बटा 20 मीटर पर सेकंड 0.25 kg। जब दोनों द्रव्यमान को एक साथ मिलाया जाता है, इन दोनों को जोड़ा जाएगा 0.50 प्लस 0.25, तो यहाँ पर आ गया 0.75 kg। अब पूरे द्रव्यमान मीटर पर 5 न्यूटन बल द्वारा उत्पन्न किया गया त्वरण A इज इक्वल टू F/m इक्वल टू आया 5 न्यूटन बटा 0.75 kg। यहाँ पर आया 6.67 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर है क्वेश्चन 9.5। एक लंबी मेज पर सीधी रेखा में जा रही 20 ग्राम द्रव्यमान की गेंद का वेग समय ग्राफ चित्र 9.9 में दिया गया है। गेंद को विरामावस्था में लाने के लिए मेज द्वारा कितना बल लगेगा। यहाँ पर मेज का प्रारंभिक वेग जो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है। मेज के द्वारा गेंद पर घर्षण बल लगने के कारण गेंद का वेग 10 सेकंड में शून्य हो जाता है। चूँकि वेग समय ग्राफ एक सीधा रेखा है, इससे स्पष्ट है कि गेंद एक नियत त्वरित बल के साथ चलती है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा यूज A इज इक्वल टू V माइनस U बाई टी, जहाँ पे V है 0 सेंटीमीटर पर सेकंड और U 20 सेंटीमीटर पर सेकंड बटा 10 सेकंड आ गया टाइम। गेंद पर लगा घर्षण बल F इक्वल टू ma। यहाँ पर जो त्वरण आया वो आया माइनस का 0.02 मीटर पर सेकंड और F आया माइनस का 0.0004 न्यूटन। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि गेंद की गति की दिशा के विपरीत मेज द्वारा घर्षण बल आरोपित किया जाता है। गति का तृतीय नियम। पहले दोनों गति के नियमों में हमें ज्ञात होता है कि कोई प्रयुक्त बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है तथा इनमें हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान लेकिन दिशा में विपरीत होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि बल सदैव युगल रूप में होते हैं। ये बल कभी एक वस्तु पर कार्य नहीं करते बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। फुटबॉल के खेल में प्राय हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पर बल लगाते हैं, अतः दोनों ही खिलाड़ी चोटिल होते हैं। दूसरे शब्दों में किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता बल्कि ये सदैव युगल रूप में होते हैं। इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया या प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। माना कि दो स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी है, जैसा कि चित्र 9.10 में दर्शाया गया है। तुला B का जो स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा है। जब तुला A के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है तब हम पाते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही मान दर्शाती है, अर्थात तुला A द्वारा तुला B पर प्रयुक्त बल तुला B के द्वारा तुला A पर लगाए गए बल के परिमाण में समान है, परंतु इन दोनों बलों की दिशाएं परस्पर विपरीत है। इन दोनों बलों में से कोई एक बल क्रिया और दूसरा बल प्रतिक्रिया कहलाता है। अतः गति के तृतीय नियम को इस प्रकार भी व्यक्त किया जाता है। किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके समान किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यद्यपि यह अवश्य याद रखना चाहिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल सदैव दो अलग अलग वस्तुओं के पर एक साथ कार्य करते हैं। माना कि आप विश्राम की अवस्था में हैं और सड़क पर चलना प्रारंभ करते हैं। द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। यह कौन सा बल है? क्या यह पेशीय बल है जो आप सड़क पर लगाते हैं, या यह बल हम उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? नहीं, हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते है। सड़क भी हम आपके पैर पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है जिसके प्रभाव से आप आगे बढ़ते हैं। यह जानना आवश्यक है कि यद्यपि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, फिर भी यह बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि
प्रत्येक बल अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करते हैं। बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है। गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से बहुत अधिक होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफ़ी कम होता है। एक नाभिक द्वारा नाव से आगे की ओर कूदने की स्थिति में गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित किया जा सकता है। नाभिक आगे की ओर कूदता है तो नाव पर लगने वाला प्रतिक्रिया बल नाव को पीछे की ओर धकेलता है। 9.11 गोली पर लगने वाला त्वरित बल और वस्तु का प्रतिक्षेपण। और यहाँ 9.12 में दिखाया गया नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव पीछे की ओर गति करती है। क्रियाकलाप 9.4 दो बच्चों को पहिए वाली गाड़ी पर खड़ा होने के लिए कहे, जैसा कि चित्र 9.13 में दर्शाया गया है। उन्हें बालू से भरा थैला या कोई भारी वस्तु दे दे। अब उन्हें थैले को लपकते हुए खेलने को कहे। क्या बालू के थैले को फेंकने के कारण उसमें से प्रत्येक तात्क्षणिक बल का अनुभव करते हैं? आप गाड़ी के पहिए पर कोई सफ़ेद रेखा खींच सकते हैं ताकि जब वे दोनों बच्चे थैले को फेंके तो गाड़ी की गति का अवलोकन किया जा सके। अब दो बच्चों को किसी एक गाड़ी पर खड़ा कर दे तथा एक अन्य बच्चे को दूसरी गाड़ी पर। आप यहाँ गति के द्वितीय नियम को देख सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था में यह बल अलग अलग त्वरण उत्पन्न करेगा। इस क्रिया में दिखाई गई गाड़ी 50 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर आकार के 12 मिलीमीटर या 18 मिलीमीटर मोटे फ्लाई बोर्ड में दो जोड़े पहिए लगाकर बनाई जा सकती है। स्केट बोर्ड प्रभावी नहीं होगा क्योंकि इसका सीधी रेखा में गति करना कठिन है। संवेग संरक्षण। माना कि दो वस्तुएं, दो गेंदें ए तथा बी, जिनका द्रव्यमान क्रमशः m a और m b है, एक ही सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग क्रमशः u a और u b से गति कर रही है तथा उन पर कोई अन्य असंतुलित बल कार्यरत नहीं है। माना u a बड़ा है u b से। दोनों गेंदें एक दूसरे से टकराती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। माना कि टक्कर का समय t है। इस क्रम में गेंद A गेंद B पर FAB बल लगाती है तथा गेंद B गेंद A पर FBA बल लगाती है। माना कि टकराने के बाद गेंद A और गेंद B का वेग क्रमशः VA और VB है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। दो गेंदों की टक्कर में संवेग संरक्षण। समीकरण 9.1 से गेंद A का संवेग टकराने के पहले और बाद क्रमशः MAUA और MAVA होंगे। संवेग में परिवर्तन की दर या FAB टकराने के समय होगी MA(VA माइनस UA बटा T। उसी तरह गेंद B के संवेग परिवर्तन की दर FBA टकराने के समय MBVB माइनस UB बटा T होगी। गति के तृतीय नियम के अनुसार गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल FAB तथा गेंद B के द्वारा लगाया गया बल FBA एक दूसरे के बराबर और विपरीत होगा। अतः FAB माइनस FBA या MA(VA माइनस UA बटा T इक्वल टू माइनस MB(VB माइनस ऑफ UB बटा T। MAUA प्लस MBUB इज इक्वल टू MABA प्लस MBBB। टकराने के पहले गेंद A और B का कुल संवेग MAUA प्लस MBUB तथा टकराने के बाद कुल संवेग MAVA प्लस MBVB। समीकरण 9.7 से हम पाते हैं कि जब गेंदों पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं कर रहा हो तो दोनों गेंदों का कुल संवेग बदलता नहीं या संवेग संरक्षित रहता है। इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल कार्य न कर रहा हो। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। इसे इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय या
संरक्षित रहता है। क्रियाकलाप 9.5। एक बड़े आकार का गुब्बारा बैलून ले तथा उसमें पूरी तरह से हवा भरे। इसके मुख को धागे से बांधें। इसकी सतह पर किसी चिपकाने वाले टैप की सहायता से चित्र 9.15 को दर्शाए अनुसार एक स्ट्रॉ प्लास्टिक की पतली नली लगाएं। स्ट्रॉ के बीच में से एक धागे को पाल्ट कराएं, जिसके दोनों सिरों को दीवार पर चित्रानुसार लगाएं। गुब्बारे के मुंह पर बांधे धागे को खोल दें। अब गुब्बारे में भरी हवा उसके मुख से बाहर की ओर निकलने लगेगी। स्ट्रॉ अथवा गुब्बारे की गति की दिशा का अवलोकन करें। क्रियाकलाप 9.6। अच्छे कांच की एक परख नली टेस्ट ट्यूब ले तथा उसमें थोड़ा पानी डालें। परख नली के मुख पर एक स्टॉप कॉर्क लगाएं। चित्र 9.16 में दर्शाए अनुसार परख नली को दो धागों के द्वारा स्टैंड पर क्षैतिज दिशा में लटकाएं। बर्नर की सहायता से परख नली को तब तक गर्म करें जब तक कि परख नली का पानी वाष्पित न हो जाए तथा कॉर्क बाहर न आ जाए। हम पाते हैं कि परख नली कॉर्क की गति की विपरीत दिशा में प्रक्षेपित होती है। कॉर्क तथा प्रक्षेपित परख नली के वेगों में अंतर का भी अवलोकन करें। उदाहरण 9.6। 2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली 150 मीटर पर सेकंड की क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन करें। गोली का द्रव्यमान M1 20 ग्राम 0.02 kg। पिस्टल का द्रव्यमान M2 = 2 kg। गोली का प्रारंभिक वेग U1 तथा पिस्टल का प्रारंभिक वेग U2 क्रमशः 0 है, अर्थात U1 - U2 = 0। गोली का अंतिम वेग V1 = +150 मीटर पर सेकंड है। गोली की दिशा बाएं से दाएं परिपाटी के अनुसार धनात्मक ली गई है। माना कि पिस्टल का प्रक्षेपित वेग v है। गोली छूटने के पहले गोली तथा पिस्टल का कुल संवेग 2 + 0.02 kg गुणा 0 मीटर पर सेकंड = 0 kg मीटर पर सेकंड है। गोली छूटने के बाद कुल संवेग 0.02 kg गुणा +150 मतलब 150 मीटर पर सेकंड है, जो कि प्लस का 2 kg गुणा v मीटर पर सेकंड। यहाँ पर 3 + 2 kg मीटर पर सेकंड हुआ। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार गोली छूटने के बाद का कुल संवेग और गोली छूटने के पहले का कुल संवेग 3 + 2 v = 0। v आया 1.5 मीटर पर सेकंड। ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि पिस्टल गोली के विपरीत दिशा में अर्थात दाईं से बाईं ओर प्रक्षेपित होगी। उदाहरण 9.7। 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की 5 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। गाड़ी के पहिए घर्षण रहित है। गाड़ी की गति प्रारंभ करने की अवस्था में लड़की का वेग क्या होगा? मान लें कि क्षैतिज दिशा में कोई असंतुलित बल कार्य नहीं कर रहा है। लड़की तथा गाड़ी का लड़की के कूदने से पहले कुल संवेग 40 kg गुणा 5 मीटर पर सेकंड प्लस 3 kg गुणा 0 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गया 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। माना कि लड़की के गाड़ी पर कूदने के पश्चात गाड़ी तथा लड़की का वेग v है। इस अवस्था में गाड़ी तथा लड़की का कुल संवेग 40 + 3 गुणा v मीटर पर सेकंड है। ये हो गया 43 v kg मीटर पर सेकंड। संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दोनों स्थितियों में कुल संवेग समान होंगे, अर्थात 43 v = 2000। v 2000 बटा 43 हो गया प्लस का 4.65 मीटर पर सेकंड। गाड़ी पर सवार लड़की 4.65 मीटर पर सेकंड के वेग से छलांग लगाने की दिशा में चलेगी। उदाहरण 9.8। हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के दो खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं। पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 kg तथा वह 5.0 मीटर पर सेकंड के वेग से गति में था, जबकि दूसरा खिलाड़ी जिसका द्रव्यमान 55 kg है
वह 6.0 मीटर पर सेकंड के वेग से पहले खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था। टकराकर उलझने के बाद वे दोनों किस दिशा में किस वेग से गति करेंगे? मान लें कि दोनों खिलाड़ी के पैर तथा पृथ्वी के बीच कार्यरत घर्षण बल नगण्य है। मीन्स नगण्य होता है, नेग्लेजिबल है। हल, माना पहला खिलाड़ी बाएं से दाएं दौड़ रहा है। परिपाटी के अनुसार बाएं से दाएं गति की दिशा धनात्मक तथा दाएं से बाएं गति की दिशा ऋणात्मक लेते हैं। प्रतीक m तथा u दोनों खिलाड़ियों के क्रमशः द्रव्यमान और वेग को दर्शाते हैं। इन भौतिक राशियों पर अधोलिखित संख्याएं 1 तथा 2 क्रमशः प्रथम तथा द्वितीय हॉकी खिलाड़ियों को दर्शाती है। अतः मास जो पहले वाला खिलाड़ी का वो 60 kg है और जो u1 है वो है 5 मीटर पर सेकंड। m2 है 55 kg दूसरे का और u2 इक्वल टू -6 मीटर पर सेकंड। टक्कर से पहले दोनों खिलाड़ियों का कुल संवेग 60 kg गुणा -5 मीटर पर सेकंड प्लस 55 kg गुणा -6 मीटर पर सेकंड है। ये आ गया -30 kg मीटर पर सेकंड। माना कि दोनों खिलाड़ियों के टकराने के पश्चात उलझने पर वेग v है। टक्कर के पश्चात कुल संवेग m1 प्लस m2 गुणा v। तो m1 और m2 आया 60 गुणा 55 kg गुणा v मीटर पर सेकंड बराबर आ गया 155 गुणा v kg मीटर पर सेकंड। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार टक्कर से पहले और बाद के संवेगों को समानता से v इज इक्वल टू -30/115 बराबर आ गया -0.26 मतलब कि 0.26 मीटर पर सेकंड। अतः उलझने के पश्चात दोनों खिलाड़ी दाएं से बाएं 0.26 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील होंगे। संरक्षण के नियम, संरक्षण के समस्त नियमों जैसे संवेग, ऊर्जा, कोणीय संवेग, आवेश आदि के संरक्षण को भौतिकी में मौलिक नियम माना जाता है। ये सभी संरक्षण नियम प्रायोगिक परीक्षणों पर आधारित है। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि संरक्षण के नियमों को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। इन्हें प्रयोग के द्वारा ही सत्यापित या खंडित किया जा सकता है। किसी भी संरक्षण नियम के अनुकूल प्रयोग के परिणाम उस नियम को सत्यापित तो करते हैं लेकिन उनको सिद्ध नहीं करते। दूसरी ओर यदि एक ही प्रयोग के परिणाम इस नियम के विरुद्ध हो तो यह संरक्षण नियम को खंडित करने के लिए पर्याप्त होगा। संवेग संरक्षण का नियम विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों एवं प्रयोगों के पश्चात निगमित किया गया है। इस नियम को लगभग 3 शताब्दी पूर्व प्रतिपादित किया गया था। इस नियम को खंडित कर सकने वाली किसी स्थिति का अभी तक कोई अनुभव ज्ञात नहीं है। विभिन्न दैनिक अनुभवों को संवेग संरक्षण के नियम के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। आपने क्या सीखा? गति का प्रथम नियम वस्तु अपनी विराम अवस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक कि उस पर कोई असंतुलित बल कार्य ना करे। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है। इसका SI मात्रक किलोग्राम है। घर्षण का बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। बल का SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। इसे न्यूटन के नाम से जाना जाता है तथा प्रतीक N द्वारा व्यक्त किया जाता है। न्यूटन का बल किसी 1 kg द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान व वेग का गुणनफल है। इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। इसका SI मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड होता है। गति का तृतीय नियम प्रत्येक क्रिया के समान तथा विपरीत दिशा में ये दो विभिन्न वस्तु पर कार्य करती है। किसी विलंब निकाय में कुल संवेग संरक्षित रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको महत्वपूर्ण लगती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें।